दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ अपनी बुक कहानी संग्रह कहना है कुछ से। और कहानी का शीर्षक है, टाइटल है पहली पहली मोहब्बत के लिए। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी बड़े काम के थे। बीती रात की मोहब्बत भरी मदहोशी और खुमारी माशाअल्लाह उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये इश्क की इंतहा थी या दीवानगी मेरी? हर शय में बस वो नज़र आ रही थी। और भी न जाने कितनी देर तक उसका नशा, उसका सुरूर, उसकी दीवानगी, उसके जिस्म की अदायगी जादुई करिश्माई सी मेरे दिलो दिमाग और जिस्म जान पे यूं ही कहर बरपा रही होती अगर चाय के प्याले के साथ रात की मोहब्बत भरी सरगोशियों से भी ज़्यादा हसीन और खनक भरे बेगम के स्वर कानों में शहद सा न घोलते। अरे अब उठिए भी चेतन मियाँ, कब तक यूँ ही बिस्तर तोड़ते रहेंगे? रात गई बात गई जनाब, मोहब्बत के सुहाने सफ़र को बस भी कहिए। अब लौट आइए बस अब ज़मीं पर, वापस अपने ख्वाबों की अर्श से। ये गर्मा गर्म चाय पीजिए और खुदा के लिए अब छोड़ दीजिए बिस्तर को। पता भी है कितना वक्त हो रहा है। कहीं दूर से ही आती उसकी सरगोशियों भरी सी आवाज़, मानो ख्वाब में ही एक और ख्वाब का एहसास। सरगम के सात सुरों जैसी सी कोई लय ताल सी बंधी, माँ की मधुर मीठी लोरी सी, भौरे के गुनगुन सी, अचानक जैसे मधुर सुमधुर सुनहरे रुपहले से ख्याल से उठा लाई हो हमें इस बाहरी दुनिया में। मिच मिचा के कुछ भिच पिचा के बमुश्किल आंखें खोली हैं, कोशिश की है देखने की। बंद आँखों की जादुई तस्वीर सी बेगम आमना ख्यालों से झटक छिटक कर सामने ही रूबरू है, बिल्कुल अपने उसी करामाती जलवाए फरोश के साथ, जिनकी रेशमी जुल्फों के साए तले हसीन रात दोपहर से बीत गई। मन ही नहीं भरा कतई, तबीयत फिर मचलने लगी, नीयत फिर डोलने लगी और जुबां फिर शायरी करने लगी। हुस्न है, रंग है, शोखी है, अदा है उसमें। हाय एक जाम है मगर कितनी शराबों वाला। या अल्लाह, फिर शुरू हो गए चेतन मियाँ। आमना बनावटी गुस्से के साथ हया से इतराई। फिर चाय का प्याला वहीं बेड के कोने पर रख कर बेतकल्लुफ़ और रज़ाई मेरे ऊपर से हटा शोक अंदाज में बोली, इन फिजूल की शेर व शायरी से बाज आइए इस वक्त चेतन मियाँ। जल्दी से चाय हलक से नीचे उतारिए और बच्चों को स्कूल छोड़ कर आइए। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं और अपने प्यारे अब्बू जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी इस वक्त की आशिक मिजाजी के चलते खुदा न खास्ता अगर बच्चों को स्कूल को देर हो गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओ गॉड, मोहब्बत और जिम्मेदारी दोनों बिल्कुल रात और दिन से अलग। कहाँ वह आशिकी, वह रोमानियत, और कहाँ खैर, दोनों की ही अपनी अपनी अहमियत, अपनी अपनी तबीयत। मगर जिम्मेदारी के एहसास ने मोहब्बत का नशा सारा की सारा हैरान कर दिया। और वो हमारी कातिल बेगम आमना हमारी खीस का लुत्फ़ लेती हुई ज़बरन चाय का प्याला हमारे हाथ में थमा खिलखिलाती हुई सी, संगीत की मधुर रागिनियाँ सी कमरे में भरती हुई बाहर चली गई। उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अंदाज, आहा, कल रात की मीठी स्मृतियाँ पुनः गुदगुदा गए। सॉरी यारो, आप भी कहोगे कि अम्मा यार महज मोहब्बत की चाशनी में ही डुबोए रखोगे या कुछ खैर खाओ और भी करोगे। हाँ तो दोस्तों, बात यह है कि शायद तुम लोगों को याद हो
कल हमारी शादी की 10वीं सालगिरह थी। कल सारा दिन हम दोनों ने एक दूसरे के नाम कर दिया था। पूरे 10 साल के खट्टे मीठे ढेरों पल एक बार फिर जी उठे थे हम। मोहब्बत की पुनरावृत्ति कितनी खुशनुमा होती है ना। फिर उन्हीं जिए हुए पलों के एहसासात। आमना ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। दोनों बच्चों को कल स्कूल से ही उनकी बड़ी खाला अपने यहाँ ले जाने वाली थी। वे यहीं गाज़ियाबाद के ही पटेल नगर में रहती हैं और हम कवि नगर में। वही पुराना घर अपना, जहाँ पापा मम्मी और छोटी बहन अनन्या के साथ रहता था हमेशा से। जब ये कहानी शुरू हुई तब भी, जब इसमें सुराखें और तमाम झोल पड़े तब भी, और तब भी जब ये परवान चढ़ी। गाड़ी से दोनों जगह की दूरी बमुश्किल 10 मिनट। तय हुआ था कि फिर पार्टी के वक्त शाम को ही रोबीना खाला बच्चों को अपने साथ ही ले आएंगी। कुछ खास वक्त मिल जाएगा हम दोनों को। मैंने कल पूरे दिन की छुट्टी भी ले रखी थी, सो बच्चों के स्कूल जाने के बाद से शाम पार्टी के शुरू होने का वक्त सिर्फ हमारा था, हम दोनों का। कुछ पल एकांत के हर पति पत्नी को जीने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो गया हो। ये खास पल एक बार फिर आपके रिश्तों को फूलों सी ताजगी से भर देते हैं, एक नई सी महक से सजा देते हैं। रोज़ नहीं तो कम से कम खास मौक़ों पर ही सही एक बार मेरी सी रोमानियत महसूस करके तो देखिएगा, कसम से कायल हो जाएंगे हमारे। दिन भर के हसीन एहसासातों से लवरेज शाम भी कुछ खासी सज उठी थी कल। बस कुछ खास दोस्त और कुछ अपने करीबी। आमना को दोपहर ही आरडीसी स्थित गौर मॉल से खूबसूरत फिरोज़ी रंग का गोटे पट्टीदार शरारा सूट दिलवाया था। पार्टी में वह उसी में अप्सरा सी सज उठी थी। उसे देखकर कहीं कोई कह ही नहीं सकता था कि उसके 7 और 9 साल के 2 बेटे हैं। हाय, मैं तो आज तक उन पर पहले जैसा ही मिटता हूँ, बिल्कुल पहले दिन जैसा। वह हैं ही ऐसी, परवरदिगार की इस धरती पर भेजी अपनी ही सी कोई पाक साफ नेक रचना। पहले दिन जैसी ही अनछुई सी, वैसी ही कमसिन कोमल नाजुक शर्म हया से लबालब, आँखों के रास्ते सीधे उसके दिल में उतरती हुई उसकी आमना। यकायक सहम सा गया मैं उन पलों में। दुआओं के लिए खुद ब खुद हाथ उठ गए, या खुदाया बचाना मेरी आमना को किसी भी बुरी नज़र से। नाना चाहते हुए भी बेखुदी में दिल के लफ्ज़ होठों पर आ ही गए। ये जिस मरमरी जैसे निखर के धूप निकली हो, क़यामत लेके आई है जवानी अपने दामन में। चारों ओर से वाह वाह कर उठे थे दोस्त इन लफ्ज़ों पर, और आमना वो तो शर्माती इठलाती सी शरबत और बाकी खाने पीने की चीज़ें परोसने लगी। मैं यकीनन रश्क कर उठा अपनी तकदीर पर, और साथ ही उस ऊपर वाले की रहमत पर भी। पूरे 13 सालों का लंबा वक्त निकल गया आमना से हुई पहली मुलाकात को, मगर ऐसा लगता है मानो बीते साल दर साल जैसे बस कल की ही बात हो, जब मैं पहली दफ़ा उस छुई मुई सी नाजुक सी हसीना से मिला था, और बस देखते ही देखते अपना दिल हार बैठा था। उस दिन अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो आसमान के सीने को चीर बिजली की सी तेज़ी से कोई अप्सरा सी मेरे आगे प्रकट हो गई हो। दोस्त सी सफ़ेद काया, बिल्कुल उस पर ओ गॉड, काली काली बड़ी बड़ी आँखें, सुर्ख गुलाबी रुखसार, गुलाब की पंखुड़ी से खिलते गुलाबी होठ, शरीर का अंग अंग जैसे इंच इंच बिल्कुल नपा तो लव, मानो साक्षात कयामत से ही मुलाकात हो गई हो।
मैंने कसम से ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी अब तक। सही बताऊं तो उसे देखने के बाद मैं नहीं रह गया था। उसके बिना कुछ नहीं अच्छा लग रहा था कहीं भी। जो बस एक हवा के झोंके की मानिंद आई और अपने पाने की बेताबी और खलिश जगा के जाने किधर का रुख कर गई। मैंने कहीं पढ़ा था कभी कि हर एक शख्स की ज़िंदगी में ऐसे मोहब्बत के पल ज़रूर दस्तक देते हैं जब कोई एक हसीन चेहरा लेकर आँखों से उतरकर आपके दिल में बस जाती है। ना सिर्फ वो चेहरा बस जाता है आपकी आँखों में, बल्कि आँखें उसकी पूजा और धड़कनें उसकी इबादत करने लगती हैं। तो क्या वह हसीन चेहरा मेरी मोहब्बत का अक्स था? कुछ इल्म नहीं वह कौन थी, कहाँ से आई अचानक, कहाँ चली गई। मालूम था तो फ़कत इतना कि वह एक दिल हुआ करता था अपने पास अपना कहने को। वो अब अपना नहीं रहा था, किसी और का हो गया था। उस आसमान से अचानक टपकी अप्सरा से इश्क हो गया था मुझे यानी कि चेतन अग्रवाल द ग्रेट को। बस फिर क्या था, लग गए सब छोड़ ओढ़ के उसकी जस्तुजू में, उसकी तलाश मुकम्मल हुई। वह जानशी मिली भी, मोहब्बत की रस्में कसमें भी हुईं। कहना न होगा कि उसकी मोहब्बत से आज तक ज़िंदगी का ज़र्रा ज़र्रा तक आशना है, रोशन है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो यारों, मोहब्बत के आज के इतने हसीन लम्हों के लिए आपके इस नाचीज़ ने भी बड़े बड़े आग के समंदर पार किए हैं, तब कहीं जाके ये दीदारे हुस्न हुए हैं। आपको ऐसे यकीन नहीं होगा जब तक कि अपनी पूरी दास्तान मोहब्बत आपसे तफसील के साथ बयां नहीं करूँगा। आप मेरी मोहब्बत की खलिश और तपिश को छू भी नहीं सकोगे, महसूस करना तो दूर की बात है। तो चलिए अपनी इस मोहब्बत से आपकी भी आशनाई करा देता हूँ, आमना के बनाए इस बेहतरीन चाय के प्याले की छुस्कियों के साथ। और आपके साथ एक बार पुनः जी लेता हूँ मैं भी अपनी इस पहली मोहब्बत को, उसकी सौगातों को, उस एहसास को, उस दर्द को, उस दावा को, उस दुआ को। उन दिनों मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा था। कॉलेज के दिन, जवानी के दिन, मौज मस्ती के दिन, अल्हड़ और जोश के दिन। काश कि वक्त वहीं ठहर जाता। ना कोई चिंता, ना परेशानी। माँ बाप के पैसे पे साले ऐश करो, अय्याशी करो, यारियाँ निभाओ और बस मन करे तो भैया थोड़ा बहुत पढ़ भी लो। माँ बाप के हिसाब से काम तो यही अपनी पढ़ाई ही आनी है बेटे जी, हम कब तक साथ देंगे। वैसे मेरी मौज मस्ती में एक प्लस पॉइंट और था, वह ये कि मैं गाज़ियाबाद रहता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आरडीसी और डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो इतने सालों में अब नाम बदल कर डीटीयू हो गया है ना। मैं कॉलेज में क्लासेस बस पाँच दिन ही लगती थी, मंडे टू फ्राइडे। तो बस 5 दिन कॉलेज, दोस्तों, हॉस्टल की मज़ेदार मसालेदार लच्छेदार ज़िंदगी, और बस फ्राइडे शाम को क्लास के बाद मेट्रो से घर आ जाओ, अपने घर गाज़ियाबाद। सो कूल ना। टोटल करीबन 1.5-2 घंटे में अपने घर, जहाँ प्यारे मगर बहुत पुराने ख्यालों के पापा, प्यारी होशियार लाड़ जताने वाली मम्मी, और इन सब की और मेरी भी नानी। और कंफ्यूज मत होइए, सही वाली नानी नहीं, नटखट शैतान वाली मेरी छोटी बहन अनन्या, जो मेरे पहुंचने से पहले ही अपने ढेरों कामों की लिस्ट बनाए सिर पर सवार रहती थी। पापा
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा कंजर्वेटिव सोच के थे, तो बहन और माँ को अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। खुद तो अपने ट्रांसपोर्ट के काम में रात दिन बिजी रहते थे, तो दोनों प्यारी महिलाओं के सारे ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों का ठीकरा मेरे ही सिर फूटता। जनरली तो मैं फ्राइडे को घर आ जाता था, मगर कभी कभी सैटरडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास हो, कोई वर्कशॉप हो जो अमूमन होती रहती थी, या इसके अलावा कोई और एक्टिविटी हो, तो मेरा आना नहीं भी हो पाता था वीकेंड पर। बस फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी शामत का। तब लगता था कि अरे यार, इससे अच्छा तो कहीं दूर कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती तो इन सब झंझटों से तो बचा रहता। लेकिन सही बताऊं, ऐसे ख्याल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकते थे दिमाग में। एक वीकेंड भी अगर नहीं जा पाता था तो समथिंग इज़ मिसिंग की बढ़िया वाली फीलिंग होती थी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कॉलेज में किसी सीरियस इश्कबाजी में भी नहीं पड़ा, तो बस घर ही दिखता था फ्री होते ही। वरना तो कई संगी साथी ऐसे भी थे जो दिल्ली में ही रहते थे, फिर भी तिकड़ में लगाकर हॉस्टल ले लेते थे। अमूमन तो लोकल लोगों को ही हॉस्टल अलाउ था, लोकल लोगों को तो हॉस्टल अलाउ ही नहीं था। बस जैसे भी वहीं रह के आवारागर्दी छोकरीबाजी करते थे। उनका कहना था सरेआम कि 2 दिनों की जवानी है यारों, अब भी ऐश नहीं लूटोगे तो क्या बुढ़ापे में। सब तरह के लोग हैं, लोगों के साथ ही सोच भी सब तरह की है। एक हम थे कि साला इश्क भी हुआ तो इतना हॉट कॉलेज सुंदरियां छोड़ अपने ही छोटे से शहर में हुआ, अपने ही गाजियाबाद में। अरे यार, फिक्र नहीं, सब्र करो, वहीं आ रहा हूँ। कॉलेज का जिक्र हुआ तो वहीं खो गया मैं भी। सॉरी दोस्तों। उन दोनों कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। कैंपस सिलेक्शन की धूम और व्यस्तता थी चारों तरफ। डीसी का पूरा माहौल, कंपनियों के लोगों की भीड़ और सूट पैंट टाई ट्राउज़र शर्ट पहने नौजवान लड़के लड़कियों के इंटरव्यू गॉसिप से गर्म था। कुछ कंपनियां आके और बंदे बंदनियों को सेलेक्ट करके चली भी गई थीं। पहले राउंड में टीसीएस में सेलेक्ट होने वालों में आपका ये दोस्त भी था। सो फिलहाल के लिए चिंता भी खत्म थी। सो फ्री होके इस बार पूरे 2 वीकेंड बाद आना हुआ था। इसके बाद फिलहाल लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम तक कॉलेज जाने की थोड़ी तसल्ली थी। इन दिनों वैसे भी कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं थी। सो जब घर पहुंचा अपने ढेरों गंदे कपड़ों वपड़ों के साथ, तो मम्मी और अनन्या ने पहले तो वह अपने कब्जे में लिया, साफ सफाई वास्ते एज यूजुअल। फिर थमाई अपनी लंबी चौड़ी द्रौपदी की साड़ी माफिक लिस्ट, जिसमें यकीनन इस बार कई दिन लगने थे। मैं मिस आया, मम्मी मैं आप लोगों के काम ही निपटाता रहूँगा तो पढ़ूँगा कब? कितनी लंबी लिस्ट है, सारा टाइम इसे ही पूरा करने में लग जाना है इस बार तो। मैंने जरा सा दिल्ली वाले लड़कों की इसी टोन में कहा, तो अनन्या ने भी छेड़ते हुए उसी टोन में जवाब दिया, तो पापा से इस बार ही कह देना है ना भाई कि हमने ही कर देने सारे काम अब से। पता नहीं पापा प्यारे भी अब कब बड़े होने लेने हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और वह हमेशा बाबा आदम खां के ज़माने में ही रह जाने हैं। ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हूँ मैं, पर मजाल है कि अब तक पूरा गाजियाबाद भी घूमा हो। साथ की लड़कियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ अकेले घूमाती हैं और एक मैं हूँ। ऐसे ही सोच सोच के मर जाना है एक दिन। उनका वश चले तो पढ़ाई वास्ते भी घर पर ही इंतज़ाम कर लेने। मुझे ऐसे उसके बोलने की टोन पर हंसी सी छूट पड़ी कि मम्मी टोक पड़ी, चुप रहो बिल्कुल, जो करते हैं तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं ना। देख तो रही हो रोज़ कि क्या क्या गुंडागर्दी हो रही है लड़कियों के साथ। नहीं रहेंगे ना तब पता चलेगी कि माँ बाप कितना करते थे हमारे लिए। हर माँ की तरह मम्मी ने भी अपना इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला हथियार फेंका और टिपिकली साड़ी की पल्लू से बिना आंसू के आंखें पोंछने लगीं। फिर उसी तरह आंखें पोंछते पोंछते मुझसे बोली, और तुम ये क्यों ज़रा से काम के लिए पूरे शहर के हर कोने से सामान इकट्ठा करते फिरते हो?
कितनी बार समझाया है कि तुराब नगर चले जाओ, एक ही जगह सब सामान मिल जाएगा, पर तुम्हारी तो शान के खिलाफ है ना तुराब नगर जाना। पता भी है कितनी दूर दूर से लोग आते हैं तुराब नगर से अपना सामान खरीदने। मजाल है कि कोई चीज़ जो ना मिले वहाँ तो। मम्मी फरमा तो बिल्कुल सही रही थी दोस्तों। मैं उनकी बात मानकर अब तक तुराब नगर से ही उनके सारे काम कर लेता तो सही में मेरे काम आसान हो जाते। मेरे गाज़ियाबाद के सारे स्कूल वाले दोस्त भी यही कहते हमेशा। हम कई ख़ास दोस्त तो बिल्कुल बचपन से यहीं DPS गाज़ियाबाद में ही पढ़े थे। 12th के बाद तो वैसे सब अलग अलग से ही छितर गए। कोई कहीं इंजीनियरिंग करने चला गया तो कोई किसी कोचिंग इत्यादि में मसरूफ़ हो गया। लेकिन फिर भी हम 5 रोहित, पुलकित, वैभव, आयुष और मैं आसपास ही पढ़ाई कर रहे थे और मोस्टली वीकेंड पर जैसे तैसे सिटिंग करके मिल ही लेते थे। दोस्तों की कंपनी का भी ना अपना ही एक अलग मज़ा होता है। दोस्त भी बचपन के लंगोटिया यार जैसे, जो एक दूसरे को जवानी तक संपूर्ण गुण दोषों के साथ अंगीकार कर लेते हैं, वैसे वाले। खैर, तो उस दिन मैंने भी अपनी ही बनाई लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस करने का निश्चय कर लिया। या कुछ होनी अनहोनी वहाँ मेरी प्रतीक्षा में थी, पता नहीं। जाने अनजाने दिमाग में बचपन से ही तुराब नगर इस नाम से कुछ चिढ़ सी थी मुझे। ऐसा लगता था गोया कि पूरा पाकिस्तान ही इस एक नाम में समा गया हो। इस नाम से मुझे ना कुछ मुस्लिम सी फीलिंग आती थी और मुझे मुस्लिम लोगों से हमेशा से ही अंदर से ही कुछ परहेज सा रहा था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था स्पेशली वहाँ, हर कौम के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी थी वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि जितना ही आप किसी चीज़ से दूर भागते हो वो बात उतनी ही शिद्दत से आपको अपना बनाने की ताक में रहती है। जैसा कि फिर बाद में मेरे साथ भी हुआ। देखा ना आपने कि किस जी जान से अपनी आमना बेगम को इश्क फरमा रहा था और उनकी आशिकी में चेतन से चेतन मियाँ सुनने में ही वादा फ़क्र महसूस होता है। अब तो मोहब्बत भी ना सचमुच बड़ी कातिल चीज़ है। आदमी को क्या से क्या बना देती है। उसका अपना कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहता। बस जो है सो सस्ता है मोहब्बत, उन्हीं का नाम लेके जीना है अब तो, और मरना भी आ रहा हूँ। बाकी और ज़िंदगी में रखा ही क्या है सिवाय उसके। अपनी जेब में सामान की लिस्ट और मन में कई इफ़ और बट्स के साथ जब मैं अपने ग्रे कलर वाले बजाज स्कूटर पर तुराब नगर की वही मम्मी अनन्या सबकी मनपसंद गाज़ियाबाद की जान शान गली में पहुंचा तो लगा कि अचानक किसी ख़ास जगह पर आ गया। उस दिन यकीनन वहाँ कुछ तो ज़रूर ख़ास था, या कि उस दिन की वहाँ की हवाओं और फिज़ाओं का इशारा ही कुछ और बयां कर रहा था। गली के शुरू में ही दोनों तरफ चूने की सफ़ेदी से लाइनें सजी हुई थीं, जैसे शहर में अक्सर नेताओं वगैरह के आने पर होती हैं। पूरी गली बिल्कुल साफ सुथरी चमकती हुई, बिल्कुल हर कोना, हर मोड़, हर दुकान एक अलग ही कहानी बयां करती सी। कुछ तो था ज़रूर, यह मेरी नज़रों का वहम मात्र था, कह नहीं सकता। यूं कई साल पहले आया था। बारिश का दिन था वह। ज़रा सी बारिश से ही पूरी गली कीचड़ में हो गई थी। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तौबा करी थी उस दिन कि कुछ हो जाए, यहाँ नहीं आऊँगा दोबारा। पर पहुँच गया था उस दिन फिर, जैसे कुदरत कोई साजिश सी रच रही हो मेरे खिलाफ। एनीवेज, फिजूली ख्यालों को झटक अपने लिस्ट निकाल सामान खरीदना शुरू कर दिया मैंने। सही में बहुत तत्परता से सारे काम हो रहे थे। लास्ट में बस अनन्या का एक दुपट्टा रह गया था जो डाई कराना था। सिर उठाकर दाएं बाएं देखते हुए फाइनली मुझे मुस्तफ़ा रंगीला की दुकान दिखी गई। वाह,
क्या नाम है? अनन्या ने जब उस नाम बताया था तब भी मुझे सुनकर हंसी आ गई थी, और अब सामने उसके नाम की दुकान देखकर अकेले होने पर फिर मेरी हंसी छूट गई। हे भगवान, मुस्लिम है! मन ही मन फुसफुसाते हुए आगे बढ़ गया था। उसके अलावा ऑप्शन ही क्या था? मुस्लिमों से बचपन से ही परहेज पुनः हावी होने लगा था। सरदारों की तरह सारे मुस्लिम भी ना मुझे एक से ही लगते रहे हमेशा। लंबी सी बाबाओं जैसी मेहंदी रंगी दाढ़ी, सिर पर मटमैली सफ़ेद सी टोपी, उसी जैसे से रंग के कुर्ता और कम मोहरे का पाजामा या रंग बिरंगी सी लुंगी। खैर, मैं उन मेहंदी रंगे लाल दाढ़ी और लाल बालों वाले मुस्तफ़ा रंगीला को डाई कराने वाला रंग समझा ही रहा था कि बस उसी पल मानो सारी सृष्टि ही थम गई उस आने वाली को देखकर। साक्षात मानो स्वर्ग लोक से रंभा या उर्वशी उतर आई हो पृथ्वी लोक के प्राणियों को वश में करने। क्या भला की खूबसूरत लड़की थी यार वो! सचमुच ही मेरी पलकों ने झपकना छोड़ दिया। इतनी खूबसूरत सुंदर लड़कियां देखी थी अब तक, कॉलेज में, शहर में, नाते रिश्तेदारी में, मगर उस जैसी नो वन। उसने गुलाबी रंग का कुर्ता सलवार पहन रखा था और सफ़ेद और गुलाबी रंग के दुपट्टे से ही सिर पर ओढ़नी जैसे ओढ़ रखा था। चांद जैसे गोरे सुंदर मुखड़े पर छोटी सी बाली नाक में ऐसे झिलमिला रही थी मानो काले गहरे बादलों के बीच बमुश्किल निकलता नन्हा सा टिमटिमाता तारा। कानों को भी उसने कई कई मोतियों से सजा रखा था। खूबसूरती में चांद लगाती छोटी सी काले रंग की बिंदी मानो खूबसूरत चेहरे को बुरी नज़र से बचाती। सचमुच उसकी सादगी भरी सुंदरता ने कॉलेज की सब आधुनिक तितलियों के पर काट दिए थे। इन सब सादगियों के बीच मिर्ची से भी तीखी मसालेदार आवाज़ में सिर पे सवार सी बोली, मुस्तफ़ा चचा जान, मेरी ओढ़नी रंग दी आपने? हाँ हाँ बेशक बीबी, हो गई आपकी ओढ़नी तैयार, होती कैसे नहीं। इस तरह गली में अपनी दुकान चलानी है मुस्तफ़ा को या नहीं? माशाअल्लाह, बड़ा ही शौक रंग चढ़कर आया है, देखिए आप। वो जाने ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती थी कि मुझे बीच में ही छोड़कर दुकानदार पहले उसे अटेंड करने लगा। वे खूबसूरत हसीना न रही होती तो शायद भिड़ जाता। दुकानदार से ऐसे मुझे बीच में छोड़ किसी और को अटेंड करने के लिए कैसे किया आखिर? मैं तो वशीभूत सा हो बस उसे ही देखा जा रहा था, चाहे तो उम्र गुजर जाती। सही में बहुत सुंदर रंग चढ़ा है चचा, मैं बिल्कुल ऐसा ही तो चाहती थी। उसने फूल जैसे झरते शब्दों से तारीफ की और अपने पर्स से पैसे निकाल उससे थमा दिए और बस पैकेट थाम चचा को नमस्ते ठोक जल्दी से ये जा और वो जा। उसे जाते हुए भी मैं खोया खोया सा एकटक उसे ताकता रहा। मियाँ, आपका काम भी समझ लिया है, जाइए अब, कल ले जाइएगा। मुझे उस लड़की को इस तरह ताकते देख वो बोला। मैं भी बिना कुछ कहे सामान की स्लिप लिए जल्दी से बाहर को उस लड़की के पीछे लपका। पता नहीं ये क्या कर रहा था मैं, ऐसे तो मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागा, पर हैरत की बात, इन 2 पलों में ही वे लड़की जाने कहाँ गुम हो गई थी। इतनी लंबी गली पूरे 2-2 चक्कर लगाए मैंने, किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। लड़कियों के पीछे भागना मेरी तबीयत में ही नहीं था, पर उस दिन तो सब अलग थलग सा हो रहा था मेरे साथ, बिल्कुल डिफरेंट। खुद मुझी को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कई दुकानों के तो भीतर भी झांक कर देख लिया बेशर्मों की तरह कि हो सकता है कुछ खरीदारी करती दिख जाए।
कहीं झुंड के झुंड में लड़कियां बैठी मेहंदी लगवा रही थीं, तो कहीं चप्पल जूते और कपड़े पसंद कर रही थीं। हुजूम के हुजूम लड़कियों के दिख रहे थे पूरी गली में, मगर नहीं कहीं दिखी तो वो सुंदर लड़की जो एक नज़र में ही मेरा दिल अपने साथ ले गई थी। जिस तुराब नगर की गली में मैं जाने से बचता था, वहाँ उस रोज़ अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना दिल खोया था। है ना अनहोनी सी बात। घर लौटते हुए बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, मानो मैं ना होके कोई और अजनबी सा हो गया था। उसके लहजे, अंदाजे और पहनावे से तो उसके मुस्लिम होने के पूरे आसार नज़र आ रहे थे। मुस्लिम जो मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। कैसी विडंबना थी ना विधि की ये। उस दिन पहली बार समझ में आया कि इश्क ही एक ऐसा इकलौता जज्बा है जो न जात पात को मानता है और न ही किसी धर्म मजहब को। इसका सिर्फ एक धर्म होता है, एक मजहब होता है और एक ही जाति होती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत। दिन को तो छोड़ो, मुझे रात की खामोशियों और तन्हाइयों में भी वे हसीन चेहरा मोहब्बत के नए पुराने फ़लसफ़े गढ़ता रहा और करवटें बदलता रहा। सचमुच पता नहीं कि कब खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है और जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगले दिन अनन्या की ओढ़नी लेने जाना ही था। क्या पता उसका फिर दीदार हो जाए। हालांकि उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, फिर भी नज़रें सिर्फ उसी गुलाबी सूट वाली को ढूंढ रही थी। ऐसे जैसे मानो इतराती इठलाती अचानक से सामने आ जाएगी और शर्मा के हल्का मुस्कुरा के कहेगी, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। भरे दिन के वक्त भी ऐसे ही तमाम ख्वाबों और ख्यालों में डूबते उतरते मुस्तफ़ा रंगीला की दुकान पर पहुंच गया और हाय दोस्तों, जैसे वो कहते हैं ना कि दिल से दिल को राहत होती है, या वो कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा सा ही फील हुआ उस वक्त मुझे। वो वहाँ खड़ी थी उस वक्त, शायद किसी और दुपट्टे को रंगाने आई थी, पर मुझे लगा कि मेरे दिल की खालिश और बेकरारी उसे वहाँ खींच लाई थी। उस वक्त बस उससे एक साथ बहुत सारा प्यार हो गया, जैसे जन्म जन्मांतर तक का अमर वाला प्यार। सुना था कि इजहार इश्क में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। यकीन करते हुए उसके मुड़ते ही दुस्साहस सा जैसा कुछ कर बैठा। बोला, कल आप एकदम से कहाँ गायब हो गई थी? मैं ढूंढता ही रह गया आपको। हम कहाँ गायब होंगे, हम तो इसी गली में ही रहते हैं। कुछ काम था हमसे, उसने बहुत सहजता से कहा था। काम? हाँ, काम ही तो था। सच्ची बताऊं तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता था। आप बहुत बहुत सुंदर हैं। मैंने आपकी जैसी सुंदर लड़की अभी तक नहीं देखी। कल से आज तक में ही आपसे बहुत प्यार हो गया मुझे। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने बिना लाग लपेट के, बिना कुछ भी सोचे समझे अपने दिल की सारी बात एक ही सांस में कह दी उससे। वो मुझे हैरत से आंखें फाड़े देखने लगी थी। किस्मत से आज आप मिल गई, नहीं तो दिल में ही रह जाती सारी बात। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, दिल की बात कहने का हक तो है ना किसी को भी। पता नहीं मेरे कहने का अंदाज, उसकी सच्चाई कुछ भा गई उसे शायद। पहले उसके चेहरे पर हैरत के भाव उभरे, फिर कुछ भय के, और फिर कुछ झिझक और शर्म के। सीधी सरल सी भी थी शायद। इतनी बात यूं ही बेवजह
पहली मुलाकात में कॉलेज की लड़की से कह के तो देख लो गुरु, उसी समय जो चेहरे का ज्योग्राफिया ना बदल के रख दे तो। मेरा इस तरह ऐसे सरेआम दिल की बात कहना, शर्म से उसके गुलाबी रुखसार कसम से ऐसे प्यारे से लाल हो गए कि मन हुआ कि बस चेतन यार, थोड़ा सा डेयरिंग और बन जा बस, और इन चेरी टमाटरों को गप कर जा। लेकिन नहीं, ये किसी भी तरह ठीक नहीं था। मेरे जैसे शरीफ लड़के को तो ये सब सोचना भी शोभा नहीं देता। शराफत है उसकी कि मेरी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी मुस्कुरा रही है। ये जो सामने कपड़ों की दुकान है ना, वो हमारी है, इसी के अंदर ही घर है हमारा। उसने पूरी तरह चारों खाने चित ही कर दिया ये खुलासा करके। इस छोटी सी दुकान के अंदर घर, ओ माय गॉड। उस समय मुझे उसकी बात किसी तिलिस्मी दुनिया की सी रहस्यमयी लगी थी। बाद में तो फिर मुलाकातें बढ़ी, मोहब्बत के रास्ते पर 2 कदम आगे भी बढ़े तो उस तिलिस्मी दुनिया का घर भी देखा। भाई साहब, अंदर क्या शानदार सजा हुआ घर था। तुराब नगर की गली में कपड़ों की दुकान और दुकान में घर। हे भगवान, उसी से पता चला बाद में कि ऐसे ही कई घर और भी हैं वहाँ। बहरहाल, आई वॉज लिटरली वेरी मच सरप्राइज्ड। डीसी में अक्सर लड़के लड़कियाँ पहले ही दिन से अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ढूंढने ढांढने में लग जाते थे और बस हर समय वही किस्सा गोई सी करते रहते थे। कभी दोस्ती हो रही है तो कभी ब्रेकअप्स, कभी सेलिब्रेशन तो कभी मायूसी। सोचता था, ना बाबा ना, मुझे नहीं पड़ना इश्क मोहब्बत के चक्कर में। मेरे तो रूढ़िवादी पिताजी महोदय का वैसे ही बेबात का डंडा रहता था हर समय सिर पर। पैसे की सच कोई कमी नहीं थी, फिर भी पापा ऐसी राशनिंग से जेब खर्च देते थे कि जैसे तैसे बस खर्चा पूरा हो जाए। तो हो रहा था बस। लड़की वड़की के चक्करों में तो कड़की ही होनी थी ना। मगर अब जबकि इश्क हो रहा था तो हो रहा था बस खुद ब खुद अपने आप। तब सोचा हुआ एक बार भी ख्याल में ही नहीं आया। यही होता होगा शायद रिवाज़े इश्क। मुझे क्या पता, पहला पहला जो था, अब देखा जाएगा जो होगा। मैदाने इश्क में जब कूद ही पड़े तो क्या सोचना। अब इश्क मुश्क भी अगर सोच के किए तो फिर वो इश्क ही कब रहा। मेरे केस को ही ले लो, मैं पक्का बनिया लड़का, आमना पक्की मुस्लिम। बिल्कुल नदी के 2 किनारों जैसा मुश्किल था हमारा मिलना। डगर कठिन, मंजिल मुश्किल, उस पर भी पापा ठेठ रूढ़िवादी। उनके लिए तो मतलब एक जाति से दूसरी जाति में रिश्ता मुश्किल, और यहाँ तो मसला ही कतई दूसरे धर्म का था। पर दोस्तों, उन दिनों सामने सिर्फ आमना दिखती थी। यूं तो उसके घर में भी आना जाना हो गया था, और मज़े की बात यह थी कि उसके घर वालों को कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे मिलने से। आमना के पेरेंट्स ने खुद अपने टाइम में लव मैरिज की थी। सोचो, बरसों पहले, जबकि धर्म मज़हब के नाम पर लोग एक दूसरे को मार काट डालते थे, उन लोगों ने एक दूसरे का साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर भी निभाया। तब से अब तक तो फिर भी लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उन दोनों का रिश्ता हम दोनों में भी जोश भरता, और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने के जुनून में प्यार की पींगे बढ़ाते, मेट्रो की सैर करते, कभी दिल्ली के लाजपत नगर जाते तो कभी चांदनी चौक। दरअसल एक तो गाजियाबाद में मिलने से डर लगता था, कहीं कोई देख वेख ना ले, इतने जान पहचान वाले जो थे। दूसरे, आमना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर चुकी थी। उसका सपना अपना खुद का बुटीक खोलने का था। इसी चक्कर में वो लाजपत नगर और चांदनी चौक के चक्कर लगाती रहती थी।
यहाँ कंपैरेटिवली सामान सस्ता मिल जाता है। मेरा तो कॉलेज दिल्ली का था ही फ़िलहाल कुछ महीने और, तो बस कन्वीनियंट था हमारे लिए। एक पंथ, दो काज हो रहे थे मज़े से। कभी हम लोग सीधे वैशाली मेट्रो पर ही मिलकर आगे साथ हो लेते, तो कभी मैं कॉलेज से सीधा लाजपत नगर या चांदनी चौक, जहाँ भी वह होती थी, पहुँच जाता था। करीबन 3-4 महीने से तो ये सब चलता रहा। लगता था जैसे कि हम कहीं कोई दूसरी ही रोमानी दुनिया में विचरण कर रहे हो, जहाँ सब कितना प्यारमय है, ना कोई चिंता, ना कोई खौफ, ना कोई धर्म मजहब की दरो दीवारें, ना कोई नाते रिश्तेदारों की टाएं साएं। पर शायद रोमानियत के उन खूबसूरत पलों को नज़र लग गई अपनी ही। वैशाली मेट्रो से वापस गाज़ियाबाद को लौटते वक्त एक दिन आमना की किसी जान पहचान वाले ने हम दोनों को साथ देख लिया। और दोस्तों, जैसा कि फिर होता ही है, उसने बात आमना के घर में बता दी। दिक्कत आमना के घर में बताने की नहीं थी, उन्हें तो सब ऑलरेडी पता ही था। एज आई टोल्ड यू गाइज, दिक्कत दरअसल ये हो गई कि उन्हें तुरंत ही अपनी लड़की की शादी की चिंता हो गई। आई कुड अंडरस्टैंड देयर वरीज वेरी वेल। आमना के अलावा उनकी 2 बेटियां और थीं, पर मैं, चेतन अग्रवाल, इतनी जल्दी कहाँ तैयार था शादी वादी के लिए। अभी तो मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने में भी कुछ वक्त था। सब मज़े में चल रहा था। पता नहीं अचानक क्यों अच्छा खासा वक्त अपना दुश्मन हो गया था। तभी एक दिन संडे शाम को ही आमना का भड़बड़ाता सा फ़ोन आ गया कि उसके पेरेंट्स हमारे घर के लिए निकल चुके हैं। खुद वह भी इतनी परेशान थी, और मेरी परेशानी का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, मानो किसी ने बर्फ़ की सिल्ली पर ही डायरेक्ट लेटा दिया हो मुझे। पापा, मम्मी, अनन्या सब घर पर थे उस वक्त। समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। एक तो लड़की का चक्कर, उस पर भी मुस्लिम। क्या कर दिया भगवान मैंने। उस मुश्किल घड़ी में बस एक भगवान का ही सहारा समझ आ रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ मनी मन रटना शुरू कर दिया था। हे संकट मोचन, हेल्प मी, हर लो मेरी पीड़ा, है पवन पुत्र। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। उस वक्त इसी एक लाइन को न जाने सैकड़ों बार तो जप ही लिया होगा मैंने। गला सूख गया बिल्कुल, लेकिन विपदा दूर नहीं हुई। अब भगवान जी को भी तो पहले से ही सेट करना पड़ता है ना। सुख में कभी याद मत करो उन्हें, और दुख में ज़रा सा भी वक्त दो नहीं उन्हें, सोचने समझने तक का भी। वाह जी वाह, ये खूब रही। आमना के यहाँ बात शादी तक पहुँच गई थी, और यहाँ सपने तक में भी किसी को इल्म नहीं था कि मैं क्या गोल खिला रहा हूँ तो रावनगर की गलियों में। उस दिन अंजाम फिर बहुत बुरा रहा प्यार। आमना के मम्मी पापा के सामने मैं तो बिल्कुल ही बिदक गया डर के मारे कि सबके सामने अपनी मोहब्बत को, अपने दोनों के रिश्ते को कबूल कर सकूं। जहाँ पापा ने दहाड़ते हुए पूछा, चेतन क्या कह रहे हैं ये लोग, जानते हो तुम इनकी लड़की को, सही है क्या ये? बस मेरी तो सब सिच्छी पुच्छी घुम, खून जमे शरीर से बमुश्किल थर थराते हुए बोल पाया, नहीं नहीं पापा, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा जानता ज़रूर हूँ। जब अपनी जान पर बनाती है तो आदमी कितनी आसानी से झूठ भूल जाता है ना। ये उस दिन पहली बार महसूस किया मैंने। मेरा जवाब सुनकर पापा ने बहुत बदतमीजी से उनसे कहा, सुन लिया आपने श्रीमान जी, अब उठिए यहाँ से और अपना रास्ता नापिए। लड़का देखा नहीं कि बस शुरू हो गए उसे अपने चक्करों में फंसाने को। अरे ये मेरा बेटा है, मेरी मर्जी से शादी करेगा, मेरी मर्जी से। वो लोग पापा की बात नहीं सुन रहे थे, वे मुझे देख रहे थे, उम्मीद से, आशा से।
कि शायद अभी भी मैं सच बोल दूं, बचा लूं उन्हें और उनकी बेटी को ज़माने भर की रुसवाइयों से। पर अगर मुझ में इतनी हिम्मत ही होती तो कहना ही क्या था। उस वक्त सही में मैं खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि बस मेरा वश चलता तो पाँव पकड़ लेता उनके, थोड़ी सी मोहलत मांग लेता उनसे बस। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कह पाया मैं, कुछ कर नहीं पाया मैं। मुझे आंखों में भरे भरे ही चले गए दोनों, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले वाले अंदाज में। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया था। इतनी जतन से सींची मोहब्बत की बगिया 2 पलों में वीरान हो गई थी और मैं बस खामोशी से उसे बर्बाद होते देखता रहा था। मन नहीं लगा उसके बाद घर पर। पापा तो शायद मेरे जवाब से सेटिस्फाई हो गए थे, पर मम्मी और अनन्या नहीं। इस बीच मेरा बार बार खुद से ही तो रामनगर जाने की पूछना अब उन्हें संशय में डाल रहा था। वे चाहे जो भी समझी हो ना समझी हो, मैंने उन्हें कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। पढ़ाई का बहाना करके डीसी पहुंच गया। सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले थे। मैं सब भूलकर पढ़ाई में मन लगाना चाहता था ताकि मेरी अच्छी परसेंटेज बरकरार रहे। मेरा रूममेट और ख़ास दोस्त तुषार भी जी भर के कोशिश कर रहा था कि मैं बस पढ़ाई पर फोकस करूं फ़िलहाल, बाकी देखेंगे कि क्या कैसे करना है। इन सब के बावजूद मेरा गिल्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह रह के आमना और उसके पेरेंट्स का मायूस चेहरा मुझे बेचैन करता रहा। मेरी कायरता और डर की भेंट चढ़ गया था पूरा परिवार। मुझ जैसा तो सच्ची कोई दूसरा नाशुक्रा नहीं होगा इस पूरी धरती पर। हद ही हो गई मेरे गए गुजरे होने की। तो एक फ़ोन तक नहीं कर सका उस भोली प्यारी लड़की को, जिसके दामन में सारे ज़माने की खुशियां भरे देने का दावा कर रहा था। अब तक हिम्मत ही नहीं हुई इस साली। खुद को बड़ा 30 मार खां समझता था ना मैं, तो निकल गई सारी हवा एक झटके में। हो गया टाई फुस चेतन अग्रवाल द ग्रेट। अब तक इस शेर को सिर्फ सुना ही था, पर महसूस अब कर रहा था। ये इश्क नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल सही फरमाया शायर ने। क्या से क्या हो गया था इस इश्क में। झूठा, मक्कार, फरेबी, बेवफा, इतनी सारी उपाधियों के बीच मन भी कैसे लगता पढ़ाई में। वो चिंता खाई जा रही थी सो अलग। खैर, ये कठिन वक्त तो काटना ही था। उसके बाद तो बस टीसीएस से कॉल आ ही जानी थी, फिर चला जाऊंगा सबसे दूर। सुना था कि टीसीएस वाले नए लोगों को ज़्यादातर हैदराबाद ही भेजते हैं। अच्छा ही था ना, सबसे दूर चला जाऊंगा तो नए सिरे से सब कुछ शुरू करने में आसानी होगी। तरह तरह से दिल को समझाकर सब भूलने की कोशिश करता। तुषार भी अपनी तरफ से पूरी तरह मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। कहता, बी स्ट्रॉन्ग यार, इस उम्र में इश्कबाजी के एक आध झटके तो लगते रहते हैं, इतना दिल से मत लगा, मूव फॉरवर्ड। कॉलेज के कितने ही लड़कों के इश्क में नकारा होने के खूब किस्से सुना, मुझे प्रैक्टिकल बनने की सलाह देता। उसकी बात सुनकर कुछ पलों को सुकून मिलता कि ठीक है, लाइफ है, ये सब तो चलता रहता है। मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ। आई शुड बिहेव लाइक दैट ओनली, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल। ज़रा से झटके से देवदास बनने का ज़माना नहीं है ये, आगे बढ़ने का ज़माना है बस। तुषार के इतने मोटिवेशन से इतना तो हुआ कि एग्ज़ाम सही से निबट गए। कम से कम एक टेंशन तो ख़त्म हुई।
यूँ तो दिल लगाने की जो बीमारी पाल ली थी वो तो शायद ही कभी ख़त्म हो। नहीं था यार मैं और बाकी दिल फेंक लड़कों की तरह, जिनके लिए प्यार, दोस्ती, लड़की महज एक दूसरी ड्रेस बदलने जैसी हो। मैं सचमुच वाले इश्क में था, सचमुच वाले। खैर, एग्ज़ाम के बाद तो घर जाना ही था, कहाँ जाता। पर फॉर्चुनेटली कंपनी की कॉल इस बार कंपैरेटिवली जल्दी आ गई। मिड जून में लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम निपटे। अगला एक हफ़्ता दोस्तों ने शिमला मनाली का प्रोग्राम बना लिया कि अब पता नहीं कब मिलना हो। अब तक तो मोर और लेस सबका फ्यूचर डिसाइड हो ही गया था। किसी ने जॉब प्रेफर करी थी, कोई एमबीए करने के लिए टाइम की कोचिंग ज्वाइन कर रहा था, तो कुछ सिविल सर्विस की तैयारी वगैरह के लिए मुखर्जी नगर और करोल बाग में जमने की तैयारियों में जुट गए थे। हर एक कोई अपने सपनों और मंजिलों के पीछे सर पट दौड़ता भागता सा। इसीलिए हम 6 दोस्तों का खास ग्रुप आगे की जद्दोजहद से दो चार होने के लिए, कुछ एनर्जी गेन करने और एक दूसरे की दोस्ती पर पक्की बॉन्डिंग के बहाने हिमाचल की हसीन वादियों की तरफ रुख कर गए। ऑल्दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो एनीवेयर लाइक अपने उस टूटे दिल के साथ, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बात पर इस बार बजाय शब्दों में कुछ कहने के तुषार ने गुस्से में मुझे आंखें तरेर कर देखा। बोलने का जिम्मा इस बार शुभेंद्र ने उठा लिया। लैपटॉप पर शिमला मनाली के होटल्स की बुकिंग कराते कराते गुस्से में उबलते बोला, साले तेरी तो बस शामत आने वाली है मेरे हाथों। चुप हो जा तू बस अब 1 मिनट में, नहीं तो ऐसे कनपटिया पे लगाएंगे ना उठा के, यहाँ से गाजियाबाद और तुराम नगर जाने लायक भी नहीं बचेंगे आप। ससुरे नौटंकी बाजो पूरे के पूरे, जैसे पूरी दुनिया में आप ही ने तो इश्क फरमाया है, बस हमारे सीने में तो दिल की बजाय ईंट पत्थर भर रहे हैं। बेटे बहुत मजनू और देवदासों से अटा पड़ा है कॉलेज। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई रोग आ लेता है तो कोई खामोशी से होठों पर ज़बरन मुस्कान लेके अपना गम छिपाता है। जगजीत सिंह की गज़ल भी की उस लकीर की तरह, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो बेटे ये देवदास की नौटंकी बंद कर और सॉलिड मर्द की तरह बिहेव कर, अपने इस सब दोस्तों की तरह। शुभेंद्र गोरखपुर का था। वैसे तो इन 4 सालों में वह कभी का दिल्लीवासी हो गया था, फिर भी जब कभी अपनी पर आता था तो ठेठ ईस्टर्न यूपी की पुरविया टोन बोलने लगता था। उस दिन इस तरह बातों बातों में शुभेंद्र की आशिकी सामने आई। पहली बार 4 साल में। अब चलते चलते क्या हम सब अपने अपने में इस कदर डूबे रहे कि रात दिन साथ रहने वाले और सबके सामने खुद खुश रह के औरों में खुशी हंसी बांटने वाले अपने दोस्त के टूटे दिल की खड़खड़ आवाज़ भी नहीं सुन सके। लानत मलानत थी हम पर। इस बीच तुषार के साथ उसने भी तो मुझे कितना संभाला था, बिल्कुल ही मेरे दर्द को अपना सा मानता हुआ। फिर भी दिमाग में नहीं आया एक बार भी कि कोई इतनी शिद्दत से तभी दूसरे को दर्द को समझ सकता है जबकि वह खुद ही उस पथरीले कंकरीले रास्तों की चुभन उसको महसूस थी हो। फिर तो बस दिल्ली मनाली ट्रिप में रास्ते भर इनोवा गाड़ी के सुहाने सफ़र के साथ शुभेंद्र की लखनऊ गोरखपुरिया इश्क की दास्तान भी कभी खुशी कभी गम के माफिक डूबती तरती हिचकोले सी खाती रही। सुरभि और शुभेंद्र लव वर्ड्स, एक लखनवी तो दूसरा गोरखपुर। मोहब्बत परवान तब चढ़ी जब हमारे शुभेंद्र बाबू 9वीं क्लास के स्टेट डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लखनऊ के पॉपुलर CMS में पहुंचे थे, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। और बस फाइनल राउंड में इसी होस्ट स्कूल की ही अपनी प्रतिद्वंदी सुरभि जायसवाल से अपना दिल और प्रतियोगिता दोनों साथ हार लुटे पिटे से
घर आ गए थे। एक तरह से तो बचपन की ही मोहब्बत थी मुझ जैसों के लिए। तो 3-4 साल तो भैया ने खूब मुस्तैदी से निभाई मोहब्बत, मज़े किए, रस्में वादे किए, यहाँ तक कि 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ठीक ठाक कोई भी कॉलेज मिल जाता, लेकिन भैया ने ड्रॉप करने की ठान ली थी कि उन्हें तो आईआईटी ही जाना है, क्योंकि सुरभि भी ड्रॉप करके 1 साल तैयारी करना चाहती थी। बच्चा आईआईटी के लिए खुद ही जोर डाले तो किस पेरेंट्स का मन नहीं करेगा कि चलो करने दो तैयारी, 1 साल में क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन कहीं आईआईटी में हो गया तो नाते रिश्तेदारी में और समाज में इज्जत ज़रूर बढ़ जाएगी कि लड़का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहा है, आईआईटी से। सो बस इस बलबूते पर साल ड्रॉप करने की इच्छा के साथ ये इच्छा भी बेरोक टोक मान ली गई कि इस बार तैयारी लखनऊ में अच्छी सी कोचिंग लेके की जाए। राजधानी है आखिर उत्तर प्रदेश की, परफॉर्मेंस पर असर तो पड़ेगा ही 100%। सो बस फिर क्या था, हमारे इन लव वर्ड्स की चांदी ही चांदी थी चारों तरफ से। सारे दिन कोचिंग में साथ, उसके बाद सहेलियों के साथ तैयारी के बहाने बाकी समय भी। दिन में भी कभी क्लास का मन नहीं होता तो कभी हजरतगंज की सैर, तो कभी अमीनाबाद की, कभी नॉवल्टी सिनेमा, तो कभी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग। समय मानो पंख लगाए उड़े जा रहा था। मुश्किल तो एक दिन तब आई जब एक दिन सुरभि के किसी खास रिश्तेदार ने, मेरी कहानी की तरह यहाँ भी रिश्तेदार बने प्यार की नैया डुबोने में, तो एक रिश्तेदार ने, पता नहीं इन रिश्तेदारों को क्या मज़े आते हैं दो दिलों को जुदा करने में, देख लिया। एक दूसरे से पास होती होती खबर सुरभि के घर भी पहुंच गई। प्रेम मोहब्बत के रास्ते में क्रांति तो आज से 15-16 साल भी काफ़ी आ गई थी, मगर माँ बाप एकदम से राज़ी तो तब भी नहीं होते थे। हालांकि यहाँ मेरी तरह कोई मज़हब का चक्कर भी नहीं था, फिर भी आराम से बच्चों की पसंद पर मोहर लगा दी तो फिर पेरेंट्स ही क्या कहलाए। समय की नज़ाकत और बदलाव की लहर को महसूसते हुए सुरभि की दौलतमंद पेरेंट्स ने समझदारी का परिचय देते हुए उस समय सिर्फ एक शर्त लगा दी, मामूली सी, मतलब उनके लिए मामूली सी शर्त यारो ये थी कि अगर आगे चल के शुभेंद्र को सुरभि का हाथ थामना है तो उसे IAS ऑफिसर बनना होगा, अगर नहीं तो भैया भूल जाए सुरभि को। खबरदार जो इस बीच सुरभि से मिलने की भी कोशिश की तो बहुत रसूखदार, इज्जतदार, नामी गिरामी लोगों से ताल्लुकदार भी हैं। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की कोशिश भी की ना तो बस फिर सोच ले कि किससे पाला पड़ा है। उस समय तो उबलते खून के उबाल में सब शर्त कबूल कर आया शुभेंद्र। होश आया तो ख्याल आया कि उसे तो मिलकर ठग लिया शर्त के बहाने। हंसी मजाक है क्या IAS बनना, ये तो ससुराल वही बात हो गई ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई थी, खाम खा ही इतनी जल्दी। उधर ड्रॉप करने के बाद भी IIT नहीं क्लियर हुआ, खाली DC से ही काम चलाना पड़ा। घर में पेरेंट्स अलग नाराज़ थे कि तुमने जो कहा हमने तो वही किया। फिर भी सचमुच ही बड़े गर्दिश के दिन थे हमारे गोरखपुरी बाबू के लिए, मगर दाद देनी पड़ेगी भाई। जो बंदे के चेहरे पर ज़रा भी शिकन और मातम हो। हार नहीं मानी उसने कभी। दिल्ली आते ही वीकेंड कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी सिविल सर्विस के लिए। तब तक हमें तो कुछ पता नहीं था उसकी इस लव स्टोरी के बारे में। अक्सर उसे पढ़ते लिखते देख कहते, भाई प्यारे हमारे, अभी से कोचिंग वोचिंग के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, अभी तो पूरे 4 साल हैं एग्ज़ाम देने में। जवाब में कभी असली बात ना बता के हमेशा यही कहा, करते रहेंगे ना इस बहाने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, नुकसान तो नहीं ना है कुछ। उसकी कहानी और उसका एटीट्यूड जानकर मुझे खुद पर बहुत शर्म सी आने लगी। वह अपनी पहली मोहब्बत को पाने के लिए कितने जतन कर रहा है, हर एक मैं हूँ
उसका नाम तक जो वहाँ पर लाने की हिमाकत नहीं कर सका। खैर, शुभेंद्र की कहानी सुनकर इतना तो हुआ कि नौकरी लगने के 7-8 महीने बाद ही पापा मम्मी ने जो मेरी शादी की रट लगानी शुरू की, मैंने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि जब से TCS हैदराबाद ज्वाइन कर लिया था, मैं एक दफ़ा भी घर नहीं गया था। मन ही नहीं हुआ। व्यस्तता और दूरी का बहाना बना टालता रहा। पापा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मी और अनन्या को मुझ पर शक हो गया था पूरा। यूं ही थोड़े किसी लड़की के माँ बाप रिश्ता लेकर आ जाएंगे। उसके अलावा भी बाद में मेरा कई बार स्वतः ही मम्मी से तो रामनगर जाने की पूछना। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना। दूसरी बात कि आमना के पेरेंट्स के आने के जस्ट बाद मेरा हॉस्टल चले जाना, इस बीच खुद एक बार भी बात ना करना, ट्रिप के बाद और हैदराबाद से TCS की कॉल आने के बीच भी करीब 2 महीने तो रहा घर पर मैं। बस शांत, खामोश, उदास, दुखी, एक अजीब सा विद्रोह सा कर उठा था मन। बात भी क्या करता किसी से, कहने को था ही क्या, समझने वाला भी कौन था आखिर। खुद मम्मी ही पापा के आगे दबी रही हमेशा। अपनी बात कहने तक भी 4 बार सोचती थी वो। पापा शुरू से ही डोमिनेटिंग नेचर के रहे हमेशा। सोचता, जनरली पापा लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्यों बाप नाम का ये टैग हर वक्त अपने गले में लटकाए रहते हैं? मम्मियाँ तो नहीं होती हैं ऐसी किसी की, उनसे तो डर नहीं लगता कुछ कहने में। तब सोचा करता था कि अपने बच्चों के लिए मैं एक आइडियल फादर बन के दिखाऊंगा। लेकिन मैंने देख लिया दोस्तों, बच्चे माँओं के ही क्लोज होते हैं, चाहे उन्हें फादर लोग कितना ही लाड़ प्यार क्यों ना कर लें। सब कुदरती है शायद।